प्रोविजन रिगार्डिंग द माइनर एज ए पार्टनर। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि माइनर होता क्या है। देखो, माइनर किसी भी फर्म के अंदर एज ए पार्टनर नहीं ज्वाइन कर सकता, लेकिन वो पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए पार्टनरशिप को क्या कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है। और माइनर होता कौन है? माइनर का मतलब है अवयस्क, वो व्यक्ति, वो पर्सन जिसकी उम्र क्या है 18 साल से कम है, जिसने 18 साल अभी पूरे नहीं किए, वो माइनर माना जाता है। तो माइनर जो रहता है, माइनर इज ए पार्टनर एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड हैव एक्सेस टू द अकाउंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन एंड कॉपी। कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट्स के लिए तो वो शेयर हो सकता है, लॉस के लिए वो उसको उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको नहीं ले सकते, उसके अगेंस्ट हम रियलाइजेशन नहीं कर सकते, वो खाली प्रॉफिट्स के लिए शेयर करता है पार्टनरशिप में। अब पार्टनर्स के जो माइनर पार्टनर्स के राइट्स भी हैं जब वो पार्टनरशिप में जुड़ेगा, तो राइट्स कौन कौन से हैं? A person who has a minor according to the law which is subject may not be a partner in a firm। कि कोई माइनर यदि ज्वाइन करता है वो एज ए पार्टनर तो ज्वाइन नहीं कर सकता। He may admitted to the benefit of partnership, वो पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए जरूर आ सकता है। सेकंड क्या है? Such minor has a right to such share of the property of the profit of the firm as may be agreed upon। जब वो किसी साझेदारी में एडमिट होता है बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप के लिए, तो जो एग्रीमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग उसको प्रॉपर्टी में भी और प्रॉफिट्स में दोनों में ही क्या होगा? राइट्स होगा। माइनर शेयर इज लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म्स बट माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल फॉर एनी सच एक्ट। कि माइनर चाहे तो फर्म में एक्ट कर सकता है, मतलब वो फंक्शन अपने कर सकता है, लेकिन माइनर पर्सनली उन कामों के लिए लायबल नहीं होगा, क्योंकि उसका जो एडमिशन हुआ है वो बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप के लिए हो रहा है, लॉसेस ऑफ पार्टनरशिप के लिए नहीं हो रहा है। सच माइनर में नोट सू द पार्टनर फॉर एन अकाउंट और पेमेंट ऑफ हिज शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी और प्रॉफिट ऑफ द फर्म। एक जो माइनर है वो दूसरे पार्टनर पर यदि किसी सिचुएशन में लॉस होता है तो वो अपने शेयर के लिए दूसरे पार्टनर्स पे क्या क्लेम नहीं कर सकता, उन पर वो केस नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो इस वाले प्रोविजन से कहीं ना कहीं जो अदर पार्टनर है उनको क्या मिला है? बेनिफिट मिला है। फिर हम देखिए नेक्स्ट क्या है, माइनर में नोट शू हो गया था। फिर है एनी टाइम विद इन 6 months of his attaining majority of his obtaining knowledge that he has been admitted to the benefit of the partnership which date is later such person may give public notice that is elected for become a और नोट बिकम ए पार्टनर इन द फर्म। ये जो मैंने पूरा सेंटेंस इसलिए पढ़ा है कि यदि कोई माइनर है वो मेजर हो गया और 6 महीने हो गए, तो उसके बाद वो अपनी कंसेंट दे सकता है कि इन फ्यूचर 6 महीने बाद जो 18 साल पूरे होने के बाद वो एज ए पार्टनर वर्क करना चाहता है, तो उसके लिए वो कंसेंट दे सकता है। और ही बिकम ए पार्टनर इन द फर्म ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेड 6 months, और वो टाइम पूरा करने के बाद वो पार्टनर भी बन सकता है। वेयर एनी पर्सन हैड बीन एडमिटेड एज ए माइनर टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप इन द फर्म। यदि कोई, आपको पता है कोई पार्टनर आता है पार्टनरशिप में बेनिफिट्स के लिए आता है, लेकिन यदि कोई पार्टनर आया है और उसने वो एज अटेन कर ली है, तो आप उसको पार्टनर बनाएं, ये आपके लिए जरूरी नहीं है, ये कंपल्सन नहीं है। माइनर जो था वो चाहे तो मेजर की एज अटेन करने के बाद पार्टनर बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। तो ये जो हम पार्टनर्स के जो हम बात कर रहे थे कि पार्टनर्स जो माइनर पार्टनर है उसके कुछ प्रॉफिट्स हैं, तो वो यदि मेजर की एज अटेन कर लेता है तब वो एज ए पार्टनर ज्वाइन कर सकता है। व्हेन सच पर्सन बिकम ए पार्टनर, यदि कोई माइनर यदि पार्टनर बनता है तो उसके रिगार्डिंग उसको क्या बेनिफिट मिलते हैं? हिज राइट एंड लायबिलिटी एज ए माइनर कंटिन्यू अप टू द डेट ऑन विच ही कम्स टू पार्टनर। ही becomes personally liable to the third party for the all act of the firm। पहले वो एज ए बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप ऐड हुआ था तो वो कहीं लायबल नहीं था, लेकिन अब उसकी लायबिलिटी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट हो जाएगी जैसे अदर पार्टनर्स की होती है। हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म शैल बी शेयर टू विच ही वाज एंटाइटल्ड एज ए माइनर। कि पहले वो जो प्रॉपर्टी में शेयर, प्रॉफिट में शेयर था, वो उसके लिए क्लेम भी कर सकते हैं जो पहले वो नहीं करता था। ही सच पर्सन कैन पर्सन इलेक्ट नॉट टू बी बिकम ए पार्टनर। कि ऐसा पर्सन ही चाहे तो वो पार्टनर बन भी सकता है और नहीं चाहे तो पार्टनर नहीं भी बनेगा, वो जो अपने रिमेनिंग पार्टनर से उनकी सहमति पर डिपेंड होता है। हिज राइट्स एंड लायबिलिटी शैल कंटिन्यू टू बी दोज ऑफ माइनर अप टू द डेट ऑन विच ही गिव पब्लिश नोटिस। जैसे हमने बताया था कि माइनर मेजर की एज अटेन करने वाला है, 6 महीने पहले वो नोटिस दे देगा, और जैसे ही वो नोटिस 6 महीने सर्व कर लेगा तो उसकी राइट्स और लायबिलिटी क्या हो जाएंगी? कंटिन्यू हो जाएंगी, है ना। हिज शेयर शैल नॉट बी लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ फर्म डन आफ्टर द डेट ऑफ नोटिस। कि
जो यदि वो पार्टनरशिप नहीं जो ज्वाइन करना चाहता तो नोटिस की डेट के बाद मतलब मेजर एज अटेंड करने के बाद उसकी कोई लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। मतलब एज ए पार्टनर मेजर पार्टनर जब तक वो ज्वाइन नहीं कर लेता तब तक उसकी कोई लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। ही कैन एंटाइटल्ड टू शो द पार्टनर्स फॉर शेयर और प्रॉपर्टी, और मेजर होने के बाद यदि वो पार्टनरशिप ज्वाइन कर लेता है तो उसको प्रॉपर्टी और प्रॉफिट में शेयर मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे जो पढ़े हैं प्रोविजन रिगार्डिंग क्या पढ़े हमने, प्रोविजन रिगार्डिंग माइनर पढ़े और माइनर्स के हमने क्या पढ़े, राइट्स पढ़े। और हमने यही पढ़ा है कि एक माइनर जो है वो बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप के लिए ज्वाइन करता है और उसको कुछ राइट्स मिलते हैं पार्टनरशिप के अंदर, और यदि वो चाहे तो मेजर की एज अटेन करने के बाद पार्टनरशिप में एज ए मेजर पार्टनर वर्क कर सकता है, तो उसको ये राइट्स होंगे। अब हम पढ़ रहे हैं जो पार्टनरशिप का जो लास्ट टॉपिक जो है इस क्वेश्चन के अंदर वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन का मतलब क्या है कि द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप बिटवीन ऑल पार्टनर्स ऑफ द फर्म कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। यदि पार्टनर्स अपने बीच की पार्टनरशिप को खत्म कर देते तो वो कहलाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाता है। डिसोल्यूशन के यदि हम टाइप देखें विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट है, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट है, तो पहले हम विदाउट दे लेते हैं, विदाउट में बाय एग्रीमेंट है, फिर क्या है डिसोल्यूशन विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट में बाय एग्रीमेंट है। तो एग्रीमेंट में हम देखते हैं यदि पार्टनर्स आपस में चाहें तो एग्रीमेंट करके पार्टनरशिप को खत्म कर सकते हैं। फिर कंपलसरी डिसोल्यूशन अंडर सेक्शन 40 तो था एग्रीमेंट, अंडर सेक्शन 41 क्या है कंपलसरी डिसोल्यूशन। यहाँ पे कंपलसरी डिसोल्यूशन कब होगा, जब पार्टनर्स की इंसॉल्वेंसी हो जाए। इंसॉल्वेंसी का मतलब है कोई पार्टनर्स या पार्टनर्स मोर देन वन पार्टनर क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कंपलसरी डिसोल्यूट हो जाएगी। पार्टनरशिप का ऑब्जेक्ट क्या हो जाए आपका, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हो जाए। मान लीजिए पार्टनर्स दो थे, एक पार्टनर्स आपका पाकिस्तान का था, एक इंडिया का था, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच जो ट्रेड था और उसको रेस्ट्रेन कर दिया, उसको रोक दिया गया, तो यहाँ पे जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, अनलॉफुल हो जाएगा। तो अनलॉफुल बिजनेस ऑब्जेक्ट के कारण भी पार्टनरशिप डिसोल्यूट कंपलसरी डिसोल्यूट हो जाती है। डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ एन कंटीजेंट इवेंट, यदि कोई जो इवेंट्स हैपनिंग होती है अंडर सेक्शन 42 हमें क्या क्या इवेंट्स दिए, जैसे एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड की, पार्टनरशिप एक फिक्स टाइम के लिए थी और वो टाइम आ गया है तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसोल्यूट हो गई। ऑन अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक टास्क, कि हमने किसी काम के लिए पार्टनरशिप को चालू किया था और वो टास्क हमने पूरा कर लिया तो भी कंपलसरी डिसोल्यूट हो गया। डेथ ऑफ पार्टनर्स हो गई, या फिर इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर हो गई कि पार्टनर जो है उन्होंने फाइनेंशियली अपनी कंडीशंस को ये बता दिया कि वो इंसॉल्वेंट हैं और उनके पास कुछ डेट्स को पे करने के लिए अमाउंट नहीं है, तो इंसॉल्वेंसी के केस में भी आपका डिसोल्यूशन माना जाता है। रेजिग्नेशन ऑफ पार्टनर्स, ये पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स ने रिजाइन दे दिया तो भी आपका क्या माना जाएगा, डिसोल्यूशन हो गया। डिसोल्यूशन बाय नोटिस की यदि हम बात करें तो डिसोल्यूशन नोटिस का मतलब है कोई भी पार्टनर चाहे या मोर देन वन पार्टनर पार्टनरशिप के अंदर वो नोटिस देके क्या पार्टनरशिप को छोड़ सकता है, ठीक है ना। फिर है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। इंसैनिटी ऑफ पार्टनर, इंसैनिटी का मतलब ये हुआ कि जो आपका अनसाउंड माइंड, यदि किसी पार्टनर का माइंड अनसाउंड सिचुएशन में है तो उस सिचुएशन में वो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, कोर्ट के थ्रू आप उसको डिसोल्यूट करा सकते हो। इनकैपेसिटी ऑफ पार्टनर्स, इनकैपेसिटी ऑफ पार्टनर का मतलब है कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, पार्टनर्स क्या होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। हम माइनर को भी यहाँ पे ले सकते हैं लेकिन कुछ प्रोविजंस हम माइनर के रिगार्डिंग वो पूरा करेगा, ठीक है ना। तो इनकैपेसिटी ऑफ पार्टनर का मतलब है अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और पर्सन ऐसा नहीं होना चाहिए जो डिक्लेयर बाय कोर्ट है, जैसे ने पाकिस्तान वाले किसी पर्सन के साथ पार्टनरशिप कर ली है, तो इनकैपेसिटी ऑफ पार्टनरशिप के केस में भी आप पार्टनरशिप को डिसोल्यूट करा सकते हो, बाय कोर्ट करा सकते हो। मिसकंडक्ट ऑफ पार्टनर, यदि पार्टनरशिप के अंदर किसी पार्टनर ने बेईमानी की, मिसकंडक्ट किया तो आप कोर्ट पर जाके पार्टनरशिप को डिसोल्यूट करा सकते हो। फिर क्या कांस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट बाय पार्टनर, यदि पार्टनर आपस में अपने एग्रीमेंट को बार बार तोड़ रहे हैं तो भी आप डिसोल्यूशन बाय कोर्ट करा सकते हो ऑन द ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट बाय पार्टनर। फिर है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि हम पार्टनरशिप जब हम शुरू कर रहे थे तो हमने कहा था कोई भी पार्टनर अपने इंटरेस्ट को किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं करेगा, तो इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद भी कोई पार्टनर अपने इंटरेस्ट को किसी दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है तो वो डिसोल्यूशन बाय कोर्ट करा सकते हैं। यदि हम बात करें कंटिन्यूस लॉसेस हैं, कंटिन्यूस लॉसेस की सिचुएशन में भी पार्टनरशिप डिसोल्यूट हो सकती है। कभी कभी क्या होता है पार्टनरशिप के अंदर हमें फ्यूचर्स यदि हम एस्टिमेट करते हैं तो हमें ऐसा लगता नहीं कि कोई ग्रोथ होगी, तो हम चाहें तो पार्टनरशिप को कंटिन्यूस लॉसेस को कंसिडर करते हुए बाय कोर्ट हम डिसोल्यूट करा सकते हैं। फिर है जस्ट एंड इक्विटेबल, जस्ट एंड इक्विटेबल का मतलब ये हुआ कि जो अपना ट्रू एंड फेयर था, जो पार्टनरशिप के अंदर हमें लॉसेस होते हैं यदि वो नहीं बढ़ रहे तो हम जस्ट एंड इक्विटेबल के बेसिस पर
आपस में लॉसेस को डिवाइड करवा के बाय कोर्ट हम डिस्ट्रीब्यूशन करा सकते हैं। तो जहाँ पे हमने लास्ट टॉपिक जो था उसको भी हमने पूरा